Hello everyone, welcome to SKSR Academy. In this video, we are going to understand fundamental duties of Indian Constitution, its meaning, importance and constitutional provisions जो जो भी है इन सब चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज के बारे में बात किए थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में बात किए थे। ओके, बिफोर वी स्टार्ट today's class, if you are new to this channel, please do like, subscribe and share it to your friend as well. ओके ओके, पहले जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है। ओके, जैसे कि हमने पहले क्लास में देखे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डीपीएससी के बारे में। फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स आर those basic rights that were given to an individual for the protection of its liberty or freedom, okay, or its personal development. Whereas fundamental duties क्या है? Fundamental duties those basic duties that an individual should do for the nation. Okay, मतलब नेशन और स्टेट ने इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट दिया फॉर देयर डेवलपमेंट। इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए नेशन और स्टेट ने क्या किया? उसको फंडामेंटल राइट्स दिया। तो अगर नेशन या स्टेट इंडिविजुअल का डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर रहा है तो बैक में भी तो उसको कुछ चाहिए ना? नहीं, हम जैसे पढ़े थे स्टेटमेंट, विदाउट ड्यूटीज नो वन कैन एंजॉय राइट। ओके, हम राइट्स एंजॉय करने के लिए ड्यूटी का जरूरत है। ओके, तो स्टेट हमको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, बैक में स्टेट हमसे क्या चाहता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, कुछ ड्यूटीज जो हम स्टेट के लिए फंक्शन करे। ओके, स्टेट क्या है? नेशन के ग्रोथ के लिए। क्लियर? ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज expected from every citizen of India. They remind citizens that democracy is not only merely about enjoying rights. Okay, fundamental duties क्या बताता है? बताता है कि fundamental rights not only about in a democracy, citizens not only have enjoying their rights, but also performing responsibilities towards nation. They have some responsibility towards nation, society, fellow citizen. Okay, अगर इसको हम फैमिली के स्पेयर में देखें तो हमारे घर में क्या होता है? हमारे पेरेंट्स हमको कुछ राइट्स देते थे, तुम यहाँ पर घूम सकते हो, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कुछ कुछ हमको राइट्स दिए हैं। क्लियर? उसको फंडामेंटल राइट की तरह हम देख सकते हैं। ओके, वो राइट हमको वो उन्होंने प्रोवाइड किया है, हमारे पेरेंट्स ने। तो उसी तरह हमारे पेरेंट्स वो ये सब राइट हमको प्रोवाइड किए हैं, तो उसके बैक में या रिटर्न में वो कुछ हमसे चाहते हैं। वो क्या है? ड्यूटीज कुछ चाहते हैं। ओके, उसी को तुम फंडामेंटल ड्यूटीज की तरह देख सकते हो। ओके, वहां पर फैमिली हो गया, स्टेट एंड इंडिविजुअल, हम हो गए क्या? इंडिविजुअल। क्लियर? ठीक है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेंट इन पार्ट IVA। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट IVA आर्टिकल 51 क्लॉज ए में है। क्लियर? पहले ये याद रखना, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ मेंशन नहीं था। ओके, ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। क्लियर? पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ मेंशन नहीं था। ओके, देखते हैं कब वो फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। ओके, ओरिजिनली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी ओरिजिनली बता रहा हूँ, मतलब पहले जो फंडामेंटल राइट्स को, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया तब 10 फंडामेंटल राइट्स थे। ओके, बट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 202 में एक नया फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, जिसके हिसाब से अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ओके,
अगर क्वेश्चन आया तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे? 10। क्लियर? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने फंडामेंटल राइट्स थे? कुछ भी नहीं थे। ओके, जब क्वेश्चन आए अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11। क्लियर? याद रखना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कुछ भी फंडामेंटल नहीं राइट नहीं था। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकर्प्ट किया गया था। देन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक नया फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकर्प्ट किया गया, जो कि है 11th नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर? ओके, मीनिंग और डेफिनेशन को हम देखें तो fundamental duty is a constitutional responsibility that citizens are expected to observe for a protection of national unity, democratic values, public order, social harmony, and environment. Okay, these are expected from citizen. Okay, citizen से expect करता है कौन? State। क्या क्या? For the protection of national unity, मतलब citizen का ड्यूटी है नेशनल यूनिटी को प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करना, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, सोशल हार्मनी को बचाना, ओके, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये सब ड्यूटी है, हम सबका ड्यूटी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इन सबको कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, फंडामेंटल मतलब बेसिक ड्यूटीज दैट एन इंडिविजुअल शुड डू फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल right. Clear? Without duties no one can enjoy right. Okay, fundamental duties are constitutional responsibilities of a citizen intended to promote responsible citizen. Okay, fundamental duties constitutions में है जो कि प्रमोट करता है क्या? एक responsible citizen। responsible citizen मतलब क्या है? जो citizen मतलब कानून के बारे में, ड्यूटीज के बारे में अवेयर होता है, उसको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन कहा जाता है। एंड स्ट्रेंथेन्स द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? दे emphasize that they emphasize the idea right plus duties equal to responsible democracy. Okay, एक responsible strong healthy democracy के लिए किसी का राइट और ड्यूटीज दोनों का जरूरत है। ओके, अगर एक इंडिविजुअल राइट एंजॉय कर रहा है तो सेम टाइम में उसको ड्यूटीज भी एंजॉय करना पड़ेगा, सॉरी ड्यूटीज भी निभाना पड़ेगा। क्लियर? देन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मेंशन है। क्लियर? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 क्लॉज ए में है, जो कि आर्टिकल 51 ए में है। क्लियर? इसको कब ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। याद रखना, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। वो कब ऐड किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1976 में जाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ओके, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, 1976 में कितने? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को। ओके, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकर्प्ट किया गया था। देन 86 अमेंडमेंट एक्ट में एक नया फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, 11th नंबर फंडामेंटल राइट मिलाकर अभी 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्लियर? देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डेवलप हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज और कैसे इनकॉर्प किया गया, इसका हिस्टोरिकल बेसिस के बारे में हम जानेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने बताया, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था।
ओके, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 1970, मतलब 1976 में इनकर्प किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को के वेदर फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकर्प्ट किया जाए या ना जाए। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाए या ना लाया जाए, इसके लिए एक कमेटी बनाया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी, अंडर द चेयरमैन ऑफ स्वर्ण सिंह। ओके, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी। ओके, स्वर्ण सिंह कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया और रेकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाए। ओके, याद रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकर्प किया गया था। ओके, बेस्ड ऑन पार्टली ऑन दिस रिकमेंडेशन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकर्प किया गया था। ओके, फॉरेन इन्फ्लुएंस देखे तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन है, उस टाइम के फॉर्मर सोवियत यूनियन यूएसएसआर, जो तब के समय पर यूएसएसआर था, उससे इंस्पायर होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकर्प किया था। ओके, अभी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होके 15 कंट्री में डिवाइड हो गया है। उनमें से बड़ा सा रीजन को रूसिया के नाम पर जानते हैं। ओके, बट 1990 से पहले ये यूएसएसआर के नाम पे जाना जाता था। ओके, सो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ है। और किस कमिटी ने इन्वेस्टिगेट करके रेकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकर्प करने के लिए? स्वर्ण सिंह कमिटी। क्लियर? ओके, देन देखते हैं नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। पहले से बता दिया हूँ, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में ऐड किया गया था। देन 11th वन को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 202 में ऐड किया गया था। क्लियर? देन द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को एक एक करके देखेंगे, मतलब एक एक से लेकर 11 तक फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, हाँ, ये सब चीज बात करने से मैं पहले बता देता हूँ, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स क्या है? एक लीगली एनफोर्सेबल है, मतलब अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो हम कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। क्लियर? उसी तरह डीपीएसपी के बारे में पढ़े थे, वो क्या था? वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं था। ओके, मगर अगर कोई स्टेट डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को ना माने तो हम कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते। ओके, उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज भी एक नॉन एनफोर्सेबल या नॉन जस्टिसेबल ड्यूटीज है, या नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या करता है? हमको कुछ ड्यूटी करना है स्टेट के लिए, अगर हम इस ड्यूटी को ना करें तो स्टेट हमारे अगेंस्ट केस नहीं कर सकता है कोर्ट में। क्लियर? फंडामेंटल ड्यूटीज एक नॉन जस्टिसेबल नेचर है। क्लियर, ये याद रखना। बट यहाँ पर एक क्लॉज है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज अगर कोई ना करे तो स्टेट उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता है, ये ट्रू है। बट इनडायरेक्टली अगर ये फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर स्टेट ने कुछ एक्ट बनाया है, अगर उस एक्ट को हम ना माने तो स्टेट उस एक्ट के बेसिस पर हमारे ऊपर केस कर सकता है। क्लियर? डायरेक्टली अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को ना माने तो स्टेट हमारे ऊपर केस नहीं कर सकता है। बट डायरेक्टिव, सॉरी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको, उसके बेसिस पर स्टेट ने अगर कुछ लॉ बनाया है, मतलब यहाँ पर लिखा है क्या? रेस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, अगर हम इसको रेस्पेक्ट ना करें तो स्टेट हमारे अगेंस्ट केस नहीं कर सकता है। बट ये रेस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को लेकर अगर स्टेट ने कुछ एक्ट बनाया है, मतलब लॉ बनाया है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन या नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट
केस किया जाएगा या उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर उसके बेसिस पर कोई लॉ बनाया है, अगर उस लॉ को हमने वायलेट किया तो स्टेट हमारे ऊपर केस कर सकता है। क्लियर? क्लियर। ओके, पहला नंबर देखते हैं। ओके, ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये ए से के तक डिस्ट्रीब्यूट है, एक क्लॉज है। ओके, 15(1)(a) सब क्लॉज, मतलब 15(1)(a), 15(1) सब क्लॉज ए, सब क्लॉज स्मॉल ए। क्लियर? पहले नंबर में क्या है? रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ओके, पहला नंबर ड्यूटी क्या कहता है कि हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना है, हमारे नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना है, एंड नेशनल एंथम। नेशनल एंथम में हमारे क्या है? जनगण मन। जनगण मन नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना है। ओके, मतलब उनको इंसल्ट ना करना, ये सब चीजों के बारे में बात करता है। क्लियर? ओके, ये बात कहता है क्या? एवरी सिटीजन मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन को माने, रेस्पेक्ट इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज है उनको रेस्पेक्ट करें। देन रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करें, इंसल्ट ना करें नेशनल फ्लैग का, यहाँ यहाँ फेंकने ना दे नेशनल फ्लैग को। क्लियर? एंड नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करें, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। ओके, this duty promotes constitutional loyalty, national respect, and democratic values and national unity. In simple meaning, respect the constitution and national symbols. इन सब चीजों के बारे में ये बात करता है। Then duty number 2, follow the ideals of the freedom struggle. ओके, ड्यूटी नंबर 2 में क्या कहता है? हमारे फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 2 है कि जो आइडियाज हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, आजादी के लड़ाई में सपोर्ट किया है, इन सब आइडियाज को हम रेस्पेक्ट करें। ओके, उन सब आइडियाज को हम फॉलो करें। ओके, क्या क्या आइडियाज है देखते हैं। सिटीजन शुड चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज। ओके, नोबल आइडियाज को फॉलो करें दैट इंस्पायर्ड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया है, इन सब आइडियाज को हम फॉलो करें। क्या क्या आइडियाज है देखते हैं। आइडियाज जैसे फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, सेक्रीफाइसेस, नेशनल इंडिपेंडेंस, इन सब आइडियाज को हम फॉलो करने के लिए ड्यूटी नंबर 2 में कहता है। ओके, मतलब हमारे अंदर फ्रीडम की स्पिरिट हो, जस्टिस की आइडियाज हो, इक्वालिटी वे में हम सबको ट्रीट करें, सेक्रीफाइस मतलब अगर कोई चीज हमारे पर्सनल सेक्रीफाइस से नेशन का कुछ डेवलप हो रहा है तो वो सेक्रीफाइस सिखाता है। नेशनल इंडिपेंडेंस में जो जो भी लीडर्स ने रोल प्ले किया है उन सबको रेस्पेक्ट करना, इन सब चीजों के बारे में बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी 2 में। क्लियर? इन सिंपल मीनिंग, रेस्पेक्ट एंड फॉलो द वैल्यूज ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। क्लियर? देन फंडामेंटल ड्यूटी 3, फंडामेंटल ड्यूटी 3 में क्या कहता है? प्रोटेक्ट सोवेरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। मैंने पहले आई थिंक प्रीएम्बल क्लास में बताया था सोवेरेंटी क्या होता है। सोवेरेंटी क्या होता है? सोवेरेंटी होता है एक स्टेट का या मतलब कंट्री का सुप्रीम पावर। ओके, अगर नहीं देखे तो प्रीएम्बल का वीडियो में सोवेरेंटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, वो वहाँ पर देख लेना। ओके, सोवेरेंटी मतलब एक स्टेट का सुप्रीम पावर। ओके, स्टेट मतलब कंट्री, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को कंट्री कहा जाता है। क्लियर? तो एक कंट्री या स्टेट का सुप्रीम पावर है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना, मतलब हमारे कंट्री का जो सुप्रीम पावर है, सोवरेंटी है, उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब हमारे कंट्री के लिए खुद का डिसीजन लेने के लिए जो पावर हमारे कंट्री के पास है वो हमारे पास रहे, मतलब बाहर से कोई कंट्री आकर दबाव ना बना पाए, उसको प्रोटेक्ट करना हमारा ड्यूटी है, वो कहता है। और हमारे इंडिया का या कंट्री का, नेशन का यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचा के रखने के लिए बात करता है ड्यूटी नंबर 3 में। क्लियर? और क्या कहता है? सिटीजन मस्ट अपहोल्ड, प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया,
ओके, इंडिया के सोवरेंटी को प्रोटेक्ट करे। देन यूनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ओके, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बजाय रखे। ओके, इम्पोर्टेंस, इंडिया इज ए रिलीजियस डाइवर्स कंट्री विथ डिफरेंट रिलीजन। ओके, इंडिया के रिलीजियस मतलब इंडिया के डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट रीजन भी है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदियां है, कहाँ पर बंजर जमी है। ओके, डिफरेंट रीजन है एंड डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। इन सबको मिलाकर हम कैसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के साथ रह सकते हैं, इन सबको प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 2 में कहता है। क्लियर? प्रोटेक्शन ऑफ सोवेरेंटी, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में बात करता है। क्लियर? दिस ड्यूटी encourages citizens to protect national unity while respecting the diversity। ओके, ये ड्यूटी क्या करता है, हमारा नेशन का तो यूनिटी को प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ जो भी डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग कल्चर को, लैंग्वेज को, डाइवर्सिटी को क्या करता है, रेस्पेक्ट देता है। क्लियर? इन सिंपल मीनिंग, प्रोटेक्ट इंडियाज इंडिपेंडेंस, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। क्लियर? देन ड्यूटी नंबर 4, फंडामेंटल ड्यूटी 2 फॉर डिफेंड द कंट्री। ओके, हम कंट्री को डिफेंड करें, कैसे? सिटीजन मस्ट डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ओके, यह क्या कहता है, डिफेंड द कंट्री मतलब अगर कोई कभी जरूरत पड़े, मतलब अगर हमारे कोई दूसरे देश के साथ अगर लड़ाई वगैरह हो जाए, तो सोल्जर के लिए जरूरत हो जाए, मतलब जरूरत होगा, तो उस समय या कोई आपदा के टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में अगर हमारे कुछ जरूरत पड़े नेशन को या कंट्री को, तो हम क्या करें, आगे आकर कंट्री को सपोर्ट करें। इन सब चीजों के बारे में बात करता है। ओके, मतलब अगर कोई पेंडेमिक के सिचुएशन, जैसे कोविड के टाइम पर या जैसे भी कोई इमरजेंसी टाइम पीरियड आए, तो हम आगे आकर नेशन को सपोर्ट करें, मतलब कंट्री को सपोर्ट करें, ये बारे में बात करता है कि डिफेंड द कंट्री, ड्यूटी नंबर 4। क्लियर? सिटीजन हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल डिफेंस। ओके, नेशनल डिफेंस आर्मी में ज्वाइन करके नेशन को डिफेंड कर सकते हैं, व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ और नेशनल सर्कमस्टेंसेस। इन सिंपल मीनिंग, बी रेडी टू सर्व एंड डिफेंड द नेशन व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, कंट्री को डिफेंड करने के लिए अगर जब जरूरत पड़े, उसके लिए रेडी रहना, वो फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 4 में बात करता है। देन ड्यूटी नंबर 5, promotes harmony and respect the dignity of women। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी 5 में बात करता है क्या, हारमोनी। ओके, मतलब एक मिलजुल रहने का भाव बिल्ड करने के लिए, हारमोनी एंड रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, वुमेन के डिग्निटी को रेस्पेक्ट करने के लिए बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 5 में। सिटीजन शुड प्रमोट हारमोनी, ओके, ब्रदरहुड, भाईचारा बिल्ड करना, ओके, कॉमन बिलोंगिंग अमॉन्ग इंडियन। ओके, हम सब एक, जो फीलिंग्स है इन सबको बिल्ड करने के लिए बात करता है कौन, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 5। दे शुड मतलब सिटीजन, ओके, हम सब, दे शुड ऑल्सो renounce the practices that they are derogatory to the dignity of women। ओके, renounce करना मतलब छोड़ना, जो जो प्रैक्टिस, मतलब जो जो भी प्रैक्टिस हम करते हैं जो डेरोगेट करता है, मतलब वुमेन के डिग्निटी को, मतलब वुमेन को क्या डिसरेस्पेक्ट करता है, उनके डिग्निटी का वायलेट करता है, इन सब फीलिंग्स को हमको छोड़ने के लिए बात करता है क्या, ये। क्लियर? ओके, और क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली रेफर्स टू डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रिलीजन, मतलब रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर, ओके, सेक्स के बेसिस पर, मतलब मेल और फीमेल के बेसिस पर जो जो भी डिफरेंस है, उन सबको इग्नोर करके हम अपने अंदर कैसे यूनिटी के फीलिंग को
ला सकते हैं, वुमेन को रेस्पेक्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। दिस ड्यूटी प्रमोट्स कम्युनल हार्मोनी, जेंडर डिग्निटी एंड सोशल यूनिटी को प्रमोट करता है एंड नेशनल इंटीग्रेशन में सपोर्ट करता है। इन सिंपल मीनिंग इट प्रमोट्स हार्मोनी एंड रेस्पेक्ट वुमेन्स डिग्निटी। देन फंडामेंटल ड्यूटी 6, फंडामेंटल ड्यूटी 6 में कहता है प्रिजर्व द इंडिया कंपोजिट कल्चर। ओके, कंपोजिट कल्चर मतलब डाइवर्स कल्चर, जो भी बहुत सारे कल्चर इंडिया में है, उस कंपोजिट कल्चर को क्या करना है, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी 6 में। सिटीजन should value and preserve the rich heritage of India's composite culture। ओके, इंडिया के जो डाइवर्स कल्चर है, उस डाइवर्स मतलब अलग अलग टाइप के जो भी कल्चर है, ट्रेडिशन है, उन सबको क्या करना है, हमको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। क्लियर? इंडिया हैज ए लॉन्ग एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज इन्वॉल्विंग डाइवर्स लैंग्वेज ग्रुप यहाँ पर रहते हैं, डाइवर्स मतलब अलग अलग लिटरेचर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट है, आर्किटेक्चर है, म्यूजिक है, इन सब चीज़ों को हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए बात करता है। और भी जैसे कि ट्रेडिशन, फेस्टिवल, फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए बात कौन करता है, फंडामेंटल ड्यूटी 6 में। क्लियर? देन फंडामेंटल ड्यूटी 7, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। फंडामेंटल ड्यूटी 7 कहता है हमारा ड्यूटी है क्या, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसे पोल्यूशन ना करे, क्लीन एनवायरनमेंट कैसे बिल्ड कर सके। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। सिटीजन शुड प्रोटेक्ट, ओके, हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इन सब को प्रोटेक्ट करना हमारा ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी 7 में कहता है। क्लियर? दे शुड ऑल्सो हैव compassion compassion फॉर लिविंग क्रिएचर। लिविंग क्रिएचर के लिए उनके मन में कंपैशन हो। कंपैशन मतलब दया भाव। ओके, इम्पोर्टेंस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज ए शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन स्टेट, सिटीजन एंड सोसाइटी। स्टेट, सिटीजन एंड सोसाइटी के बीच में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्या है, एक शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सिंपल मीनिंग प्रोटेक्ट नेचर, वाइल्ड लाइफ एंड लिविंग क्रिएचर के बारे में बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी 7। देन फंडामेंटल ड्यूटी 8, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। फंडामेंटल ड्यूटी 8 क्या कहता है, एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के बारे में बात करता है, मतलब साइंटिफिक सोच को हमारे अंदर डेवलप करने के बारे में बात करता है। साइंटिफिक टेम्पर मतलब किसी भी चीज को हम ऐसे फॉलो ना करके, उसको क्यों फॉलो करके, मतलब क्वेश्चनिंग करके, रीजन बेसिस पर एक्सेप्ट करें। किसी भी चीज को ऐसे एक्सेप्ट ना करके, हम क्वेश्चन करके, जान करके उसके विषय, उसके ऊपर फिर उसको एक्सेप्ट करें, वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना कहते हैं। क्लियर? सिटीजन शुड डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। ओके, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म, ये सारे डेवलप करने के बारे में बात करता है। इट मीन्स अप्रोचिंग प्रॉब्लम थ्रू रीजन, रीजन के थ्रू, रीजन मतलब लॉजिक लगाकर, तर्क लगाकर, एविडेंस बेसिस पर क्रिटिकल थिंकिंग मतलब डीपली किसी चीज को स्टडी करना, एंड रेशनल इंक्वायरी के थ्रू पर किसी चीज को हम एक्सेप्ट करें, ये कहता है। ओके, हम बहुत सारे चीज जो ट्रेडिशन के नाम पर फॉलो करते हैं। ओके, तो साइंटिफिक टेम्पर क्या कहता है, तुम फॉलो करो बट उसका जो लॉजिकल आंसर या साइंटिफिक रीजन है उसको जानकर तुम फॉलो करो, ऐसे ही फॉलो मत करो। इट एम्फसाइज द रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड कंसर्न फॉर अदर्स, इसके बारे में ये बात करता है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, सिटीजन शुड बी विलिंग टू आस्क क्वेश्चन
ओके, सिटीजन्स के पास क्वेश्चन करने के लिए विल हो, इन्वेस्टिगेट करे, किसी चीज को ऐसे ही फॉलो मत करे, लर्न सीखे कुछ चीज, एग्जामिन द बेनिफिट, एग्जामिन बिलीव्स क्रिटिकली, किसी चीज को डीपली स्टडी करके माने। द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म, सिटीजन शुड बी ओपन टू पॉजिटिव सोशल चेंज। ओके, सिटीजन को क्या कहता है, अगर कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम रेडी रहे, उसके बारे में ये बात करता है। सिटीजन शुड थिंक रेशनली, क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिवली एंड सपोर्ट सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करता है। ओके, देन फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 9, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। ओके, यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं, इस पब्लिक प्रॉपर्टी को गंदा कर रहे हैं यहाँ पर भी। ओके, ये पब्लिक मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डैमेज कर रहे हैं, ये सबको ना करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी में क्या करता है, हमको क्या करना है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो उसको प्रोटेक्ट करना है और वायलेंस ना करना है, इसके बारे में बात करता है। सिटीजन शुड सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सिटीजन क्या करे, सेफगार्ड करे, प्रोटेक्ट करे। रिनाउंस वायलेंस, ओके, वायलेंस को त्यागे, हम वायलेंस को ना माने। ओके, पीसफुल वे में, नॉन वायलेंस वे में हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्लियर, विदाउट वायलेंस, उसके ऊपर वो फोकस करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल, रोड्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया चीज हो उसको डिस्ट्रॉय ना करे। जैसे यहाँ पर देख सकते हो फायर ब्रिगेड के व्हीकल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है प्रोटेस्टर के थ्रू। ओके, ये इन सब चीजों को ना करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी 9 में कहता है। ओके, देन फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 10, फंडामेंटल ड्यूटी 10 स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस मतलब सिटीजन शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। एक्सेलेंस मतलब आगे बढ़े, मतलब ग्रोथ हो, सिटीजन का ग्रोथ हो, कैसे, इंडिविजुअल मतलब खुद का भी डेवलपमेंट हो, उसके साथ कलेक्टिव एक्टिव, कलेक्टिवली मतलब स्टेट का भी डेवलप हो, मतलब तुम खुद ग्रोथ करो उसके साथ स्टेट या कंट्री का ग्रोथ करने के लिए बारे में भी करता है। फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 10, द ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल नेशन टू रीच हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशन को एक हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट में, अचीवमेंट के ऊपर पहुंचाने के लिए। दिस ड्यूटी एनकरेजेस हार्ड वर्क, पर्सनल प्रोफेशनल एक्सेलेंस, इनोवेशन एंड डिसिप्लिन, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनल ड्यूटी, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। देन लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था। ओके, ये क्या कहता है, इट रिक्वायर्स पेरेंट्स और guardian to provide opportunity for education to their children between 6 to 14 years of age। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11 में क्या कहता है, जो भी पेरेंट्स है या गार्डियन है उनका ड्यूटी क्या है, 6 से 14 ईयर्स एज ग्रुप में जो भी चिल्ड्रन है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना उनका ड्यूटी है, क्लियर। इट कनेक्ट्स एजुकेशन, सिटीजनशिप, सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो एक अवेयर सिटीजन हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, और उसका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, मतलब उसका खुद का डेवलपमेंट होगा तो स्टेट या कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ओके, इसके बारे में ये बात करता है। With a parental responsibility. In simple meaning, it provides educational opportunity to children aged 6 to 14 years. Okay, fundamental duty, children जो 6 से 14 years एज ग्रुप में है इनके बारे में ये बात करता है, क्लियर।
मतलब जो जो भी फंडामेंटल राइट्स हम पढ़े ये सारे टेबल में मेंशन है, देख सकते हैं। पहले पढ़े रेस्पेक्ट द ड्यूटी नंबर 1, रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, flag and anthem, follow the freedom struggles and ideas, protect sovereignty, unity and integrity, defend the country, number 4. Then number 5, promote harmony and women's dignity, number 6, composite culture को preserve करना, नंबर क्या हुआ, एक 1 2 3 4 5 6 7, नंबर 7 एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है, नंबर 8 साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बात करता है। ओके, देन पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बारे में बात करता है, देन एक्सेलेंस, देन लास्ट वन इज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करता है। ओके, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, देन इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है, मगर हम अगर जैसे उसका पर्सपेक्टिव को देखें और या गोल को देखकर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके लिख सकते हैं। ये एग्जाम में मतलब हमको अच्छे मार्क्स दे सकता है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फॉर्मली डिवाइड द ड्यूटीज इनटू कैटेगरीज, बट फॉर एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स। जैसे ड्यूटीज टुवर्ड नेशन, फंडामेंटल राइट्स में सॉरी ड्यूटीज में क्या क्या प्रोविजन हो जो टुवर्ड्स नेशन के बारे में बात करता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग एंड एंथेम को, सोवेरेंटी को प्रोटेक्ट करना, यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना एंड डिफेंड द कंट्री, ये सब टुवर्ड्स द नेशन के बारे में ड्यूटीज है। ओके, सोशल ड्यूटीज क्या है? सोशल ड्यूटीज में क्या होगा, सोसाइटी में कैसे बदलाव लाया जा सके उसके बारे में बात करता है, जैसे कि प्रमोट सोशल हार्मोनी, रेस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ वुमेन, प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज को कैसे प्रोटेक्ट करना, इन सब के बारे में बात करता है। देन एनवायरमेंटल ड्यूटीज, क्या क्या एनवायरमेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है, जैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, तो कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, जानवरों के लिए एक प्रीति या दया भाव रखना। ओके, उनको एक कंपैशन वे में ट्रीट करना। देन नंबर 4, इंटेलेक्चुअल ड्यूटीज। इंटेलेक्चुअल ड्यूटीज मतलब हमारा मेंटल कैपेसिटी को जो डेवलप करता है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के लिए बात करता है। ओके, साइंटिफिक टेम्पर मतलब किसी सब चीज को क्रिटिकली एग्जामिन करके डीप स्टडी करके एक्सेप्ट करे, इनके बारे में बात करता है। देन प्रमोट ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म को कैसे प्रमोट कर सके, ह्यूमनिज्म मतलब एक दूसरे ह्यूमन को एक डिग्निटी के थ्रू ट्रीट करना, उसको ह्यूमनिज्म कहते हैं। इन भाव को डेवलप करना। देन एनकरेज इंक्वायरी एंड रिफॉर्म माइंडसेट विद इन अस, इसके बारे में बात करता है। देन फिफ्थ वन क्या है, सिविक ड्यूटीज। सिविक ड्यूटीज में क्या है, जो कि फ्रीडम के बारे में बात करता है, या मतलब इंडिविजुअल के पास के रिलेटेड जो जो भी ड्यूटीज है, जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, वायलेंस को अवॉइड करना, ओके, खुद का डेवलपमेंट करना, ओके, एक्सेलेंस को अचीव करना, इन सब चीज़ों को सिविक ड्यूटीज में आता है। देन एजुकेशनल ड्यूटी जो लास्ट में था, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11 में, मतलब पेरेंट्स को अगर उनके पास 6 से 14 ईयर एज ग्रुप में कोई चिल्ड्रन है तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना उनका ड्यूटी है, इसके बारे में वो बात करता है। देन देखते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज का फीचर्स या नेचर क्या क्या है देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर कहा गया है। एप्लीकेबल टू सिटीजन, ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज किसके ऊपर अप्लाई, जो उस देश का सिटीजन होगा। ओके, ये फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब इंडियन सिटीजन के लिए, ना कि बाहर देश के कोई सिटीजन के लिए। ओके, अमेरिका से किया कोई आएगा तो उनके लिए ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है।
ओके, ये हमारे लिए है, सिटीजन के लिए। ओके, देन नॉन जस्टिसेबल, पहले ही बता दिया हूँ, अगर हम इस फंडामेंटल ड्यूटी को ना माने तो स्टेट हमारे अगेंस्ट पर केस नहीं कर सकता है डायरेक्टली। ओके, बट इनडायरेक्टली कैसे केस कर सकता है, बताया हूँ। जैसे अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करके स्टेट क्या 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 एक लॉ बना दिया, अगर उस लॉ को हम ना माने तो स्टेट हमारे ऊपर केस कर सकता है। क्लियर? देन मोरल एंड सिविक ऑब्लिगेशन। ओके, ये एक हमारे मोरल और सिविल ऑब्लिगेशन ड्यूटी की तरह बात करता है, मतलब हमारे ऊपर फोर्स करके नहीं कहता है कि तुम ये मानो। ओके, ये हमारे मोरल ड्यूटीज के ऊपर डिपेंड करता है। देन नंबर फिफ्थ, प्रमोट्स नेशनल यूनिटी। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी क्या करता है, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है, नेशनल इंटीग्रेशन में सपोर्ट करता है। प्रमोट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये सिटीजन्स को क्या करता है, एक सोशली रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, टू थिंक बियॉन्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब सिटीजन को ऐसे बिल्ड करता है कि वो सेल्फिश होकर सिर्फ खुद के बारे में ना सोचकर सोसाइटी के लिए सोचे, वैसा बनाता है क्या, फंडामेंटल ड्यूटी। देन सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। देन देखते हैं, आर फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल, इसका आंसर तो मैंने दे दिया हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। ओके, दिस मीन्स ए सिटीजन कैन नॉट ordinarily be taken to court simply because they are failed to perform fundamental duty under आर्टिकल 51 क्लॉज ए। ओके, 51 ए में अगर कुछ जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज है, अगर सिटीजन उनको ना माने तो हम उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। ओके, बट यहाँ पर एक पॉइंट इसको याद रखना, हाउएवर पार्लियामेंट कैन इनैक्ट लॉ। ओके, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज के लेकर, दैट गिवन इफेक्ट टू पार्टिकुलर ड्यूटीज। ओके, जैसे कि लॉ रिलेटेड, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज में एनवायरनमेंट के लिए बात किया था। ओके, बट लॉ भी पार्लियामेंट बनाया है जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। अगर हम पोल्यूशन ना करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी में बात करता है, अगर हम पोल्यूशन करें तो स्टेट हमारे ऊपर केस नहीं कर सकता है। बट पार्लियामेंट ने क्या किया, एक लॉ बना दिया, अगर कोई एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करे तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है। तो अगर हम एनवायरनमेंट को अभी पोल्यूट करें तो हमारे ऊपर स्टेट एक्शन ले सकता है। क्लियर? वही मैं बताना चाहता हूँ, मतलब स्टेट डायरेक्टली हमारे ऊपर केस नहीं कर सकता है अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी को ना माने, तो वो एक लॉ बनाकर हमारे ऊपर केस कर सकता है। क्लियर? देन लॉ जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। ओके, पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई डैमेज करेगा तो उसके ऊपर केस हो सकता है। नेशनल सिंबल्स को अगर कोई इंसल्ट करे, डिसरेस्पेक्ट करे, तो उसके ऊपर भी केस हो सकता है। देन 6 से 14 ईयर्स एज ग्रुप में जो भी चिल्ड्रन है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना भी होगा। ओके, अगर कोई पेरेंट्स ना करे तो उसके ऊपर भी केस हो सकता है। देन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, वायलेंस ना करना, उसके बारे में भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, अगर कोई वायलेंस करे तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है। ओके, तो 10 क्या क्या कह सकते हैं हम, नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल, नॉट इक्वल टू लीगली इरेलीवेंट। ओके, अगर नॉन जस्टिसेबल फंडामेंटल ड्यूटी उसका मतलब नहीं है, उसका कुछ रेलिवेंस नहीं है। ओके, रेलिवेंट है, मतलब स्टेट चाहे तो कुछ लॉ बनाकर उसको इन्फोर्स कर सकता है। जैसे फंडा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के क्लास जिन्होंने अटेंड किया है उनको पता है कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्टेट इम्प्लाई करता है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है देखेंगे।
फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर क्लोजली रिलेटेड। ओके, जैसे कि पहले क्लास में ही मैंने बताया था, अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं निभाएंगे तो हम फंडामेंटल राइट एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओके, किसी ने ड्यूटी निभा रहा है इसीलिए हम राइट एंजॉय कर रहे हैं। ओके, विदाउट ड्यूटीज देयर विल बी नो राइट। ओके, क्या क्या इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स पहले पार्ट 3 में है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 आई ए में है। देन ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है, ये आर्टिकल नंबर 51 ए में है। देन ये फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। फंडामेंटल राइट को अगर कोई ना माने तो हम लीगली इसको एनफोर्स कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल ड्यूटी को ना कर माने कोई तो ये जनरली नॉन जस्टिसेबल है। देन मेनली इम्पोज लिमिट्स ऑन स्टेट पावर, ये स्टेट पावर के ऊपर लिमिट डालता है। स्टेट पावर के लिमिट क्या होता है मैं पहले क्लास में बताया हूँ, तो जिन्होंने पहला क्लास नहीं देखा है या प्रीवियस क्लासेस जो है वो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मतलब पॉलिटिकल साइंस के सब कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है। ओके, तुम शुरू से अगर क्लास अटेंड ना करोगे तो समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या करता है, मेनली इम्पोजेस सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन सिटीजन। सिटीजन को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है ड्यूटी निभाने के लिए। देन फंडामेंटल राइट्स ड्यूटी राइट ओरिएंटेड होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज ड्यूटी ओरिएंटेड होता है। ये प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम आर्बिटरी स्टेट एक्शन, स्टेट के आर्बिटरी एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, सिटीजन को एनकरेज करता है टू बी एक रेशनल रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए वो सिटीजन को प्रमोट करता है। कौन, फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में डिफरेंस क्या है देख सकते हैं। ये पार्ट आईबीए में है, ये पार्ट आईबी में है। देन ये 51 ए में है, ये 36 से 51 आर्टिकल के बीच में है। ये ड्यूटीज ऑफ सिटीजन के बारे में बात करता है, ये ड्यूटीज ऑफ स्टेट या डायरेक्शन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। ये भी नॉन जस्टिसेबल है, ये भी नॉन जस्टिसेबल है। ये प्रमोट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन बनाता है, ये एक वेलफेयर स्टेट बनाता है। फोकस ऑन सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात करता है, ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करता है। देन देखते हैं। ओके, यहाँ पर इसको याद रखना, फंडामेंटल राइट क्या करता है, एक इंडिविजुअल को राइट प्रोवाइड करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट को देता है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन को रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ओके, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के ड्यूटी के बारे में बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिविजुअल के ड्यूटीज के बारे में बात करता है, एंड फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के राइट के बारे में बात करता है। ओके, इंडिविजुअल का। देन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रीएम्बल। ओके, मतलब जैसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो जिन जिस फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की है ये सब प्रीएम्बल में है। इन सब वर्ड के बारे में अगर प्रीएम्बल का क्लास किसी ने अटेंड किया है तो जानते होगे। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में पढ़े थे हम, फर्टर्निटी के बारे में बात किए थे, डिग्निटी के बारे में बात किए थे, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बात किए थे, लिबर्टी, रेशनल थॉट, नेशनल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात किए थे। ओके, देन देखते हैं इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में देखते हैं। पहला क्या है, इट प्रमोट्स रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज हमको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। ओके, स्टेट के बारे में हम अवेयर हो सकते हैं, स्टेट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हमारे राइट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं,
हमारे क्या ड्यूटीज है एक स्टेट में रहने के लिए, इन सब को बारे में अवेयर करता है, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। देन स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन थर्ड वन इज प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। देन फोर्थ वन इज प्रमोट्स सोशल हार्मोनी प्रमोट करता है। देन फिफ्थ वन प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है। देन सिक्स्थ वन एनकरेज साइंटिफिक थिंकिंग, एक साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। देन प्रमोट एक्सेलेंस, ओके, हमारे डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, उस हमारे खुद का डेवलपमेंट के साथ साथ स्टेट सोसाइटी का डेवलप कैसे हो सकता है उनके बारे में बात करता है। देन सपोर्ट एजुकेशनल सपोर्ट के बारे में भी बात करता है। क्लियर। देन देखते हैं क्रिटिसिज्म्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है उनके ऊपर। पहला ही क्रिटिसिज्म क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल है, इसके इसीलिए उसको क्रिटिसाइज किया गया था। देन भेग्यू लैंग्वेज मतलब जिसका कुछ क्लियर डेफिनेशन ना हो, जैसे कि टर्म लाइक है साइंटिफिक टर्म पर, ओके, इनका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। साइंटिफिक टाइप पर मतलब इसका मतलब ये है, ओके, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ओके, कंपोजिट कल्चर जैसे एक्सेलेंस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलेंस होता है। ओके, ये सब भेग्यू लैंग्वेज जो है क्लियरली डिमार्केट नहीं है, तो ये कंफ्यूजिंग है, इसीलिए उसके हिसाब से उसको क्रिटिसाइज किया जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, देन नंबर थर्ड पर क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, लैक ऑफ डिटेल एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। ओके, एक क्लियर कट प्रोसीडियर नहीं है जिसके हिसाब से हम फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स कर सकते, मतलब अप्लाई कर सके, उसके बारे में बात नहीं किया गया है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, ओके, मतलब ये जो वेग्यू लैंग्वेज है, अगर उस लैंग्वेज को कोई गलत तरह से इंटरप्रेट करके वो ड्यूटी निभाने चला गया, तो क्या हो सकता है, फंडामेंटल ड्यूटी को मिसयूज हो सकता है। देन लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस, मेनी सिटीजन्स आर नॉट सफिशिएंटली फेमिलियर विथ फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, हम बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, अगर हम गांव के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, इन सब चीजों के बारे में इतना अवेयर नहीं है। अगर कोई अवेयर नहीं होगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे निभाएगा। ओके, देन जैसे कि हमारे क्लास में लास्ट पेज में रहता है इजी मेमोरी ट्रिक। ओके, ये मेमोरी ट्रिक में आप फॉलो करके देख सकते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट को इस तरह से। क्या है, पहले नंबर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, सेकंड में फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, देन थर्ड वन यूनिटी इंटीग्रिटी में, फोर्थ डिफेंस मतलब नेशन को सेफगार्ड करने के लिए, देन हार्मोनी एंड वुमेन्स डिग्निटी के लिए, देन कल्चर एनवायरनमेंट साइंटिफिक टेम्पर पब्लिक प्रॉपर्टी एक्सेलेंस एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। देन इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये इसको इसके बारे में याद रखना, ये सब याद रखना, क्योंकि ये सीपेट या सीयूईटी पीजी के एंट्रेंस में आ सकता है ये सारे क्वेश्चन। ओके, ये याद रखना सब। देन वन पेज रिवीजन में देख सकते हैं ये सारे ड्यूटीज के बारे में हम पढ़े। ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आज के क्लास में अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिले तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर कुछ चीज में समझने में प्रॉब्लम आए या कुछ सजेशन है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।